स्टूडेंट क्लास 12 अगला काव्य है आपका वसंत आया और इसके रचयिता हैं रघुवीर सहाय। तो काव्य परिचय मैं आज करा देती हूँ और काव्य परिचय भी आपको करा दूँगी, तो आप देख लीजिए क्योंकि ये आपका अगला काव्य है और ये डिलीटेड नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट काव्य में। ठीक है। सन 1929 से 1990। सन 1929 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जाने माने लेखक रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1929 और कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है। विश्वविद्यालय से यहाँ पे उन्होंने लखनऊ के विश्वविद्यालय से 1951 में अंग्रेजी में एमए किया था। अंग्रेजी में उन्होंने एमए की पढ़ाई की थी। व्यावसायिक रूप से सहायक पत्रकार भी थे वो, और सबसे पहले प्रतीक में सहायक संपादन का कार्य भी किया था, एडिटिंग का कार्य। उसके बाद उन्होंने आकाशवाणी के समाचार विभाग में कार्य किया। इसके बाद इन्होंने कहाँ पे काम किया? समाचार विभाग में। तो ये फर्स्ट जो पैरा होता है ना, जन्म, शिक्षा, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, इसे ज़रूर याद किया कीजिए। ठीक है। कुछ समय तक वे हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के संपादन से भी जुड़े रहे और कई वर्षों तक उन्होंने दिनमान का संपादन भी किया। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे मैं टिक कर दे रही हूँ। उनकी कुछ कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित भी की गई हैं। कविता के अलावा उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य भी लिखा है। उनके काव्य संसार में आत्मपरक अनुभवों की जगह जनजीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक है। तो कई जगह में उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य भी लिखा है, कहानी, छोटी छोटी कहानियाँ भी उन्होंने लिखी है। और उनका जो काव्य होता है वो संसार के ऊपर जो अनुभव किया है उन्होंने, उन अनुभवों को उन्होंने अभिव्यक्त किया है अपने काव्यों में और अपने गद्यों में। ठीक है। अनुभवों की जगह उन्होंने जनजीवन के अनुभव, यानी कि जो जीवन है लोगों का, उसके ऊपर उन्होंने रचनात्मक अभिव्यक्ति की, अपना अनुभव लिखा। वे व्यापक सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण, अनुभवों की जगह निरीक्षण, अनुभव और बोध को कविता में व्यक्त करते। मतलब जो भी वो अनुभव करते थे, जैसा जीवन वो जीते थे, जैसा लोग जीवन जीते हैं, उस पर आधारित अनुभव को वो काव्यों में ढालते थे। रघुवीर सहाय ने काव्य रचना में अपनी पत्रकार दृष्टि का सृजनात्मक उपयोग भी किया है। वे मानते हैं कि अखबार की खबर के भीतर दबी और छिपी हुई ऐसी अनेक खबरें होती हैं जिसमें मानवीय पीड़ा छिपी रह जाती है। उस छिपी हुई मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति करना कविता का दायित्व है। तो कविता का क्या दायित्व होता है? जैसे कि कोई अखबार है, तो वो अखबार में जो आप खबर पढ़ते हैं, उस खबर के अंदर जो दर्द छिपा है, उस दर्द को व्यक्त करते थे रघुवीर सहाय अपने काव्यों में। उनके काव्य की जो खूबी थी वो यही थी कि वो किसी के भी दुख को बड़े अच्छे तरीके से काव्यों में ढाल कर व्यक्त करते थे। इस काव्य दृष्टि के अनुरूप ही उन्होंने अपनी नवीन काव्य भाषा का विकास किया। और इस भाषा शैली को आपको टिक कर लेना है क्योंकि अनिवार्य हो गया, भाषा शैली अनिवार्य होती है। उनकी नवीन काव्य भाषा शैली थी। ठीक है। और इसके बाद ये एक पैरा था, ये मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन आप टिक कर दे रही हूँ कि आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो काव्य में क्या लिखा करते थे। वो लोगों की पीड़ा को लिखा करते थे, व्यक्त करते थे अपनी काव्य रचना में। मानवीय पीड़ा यानी मनुष्य की जो पीड़ा है उसे, उस छिपी हुई मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति करना कविता का दायित्व था। ठीक है। इसके बाद इस काव्य की दृष्टि के अनुरूप ही उन्होंने नवीन काव्य भाषा का विकास किया है। सटीकता, दो टूकता और विवरण प्रधानता उनकी काव्य भाषा की विशेषताएं। भाषा में सटीकता थी, दो टूकता थी, मतलब समझने के लिए वो भाषा बहुत सटीक हुआ करती थी। वे हमेशा अनावश्यक व अर्थहीन शब्दों के प्रयोग से बचे रहे। उन्होंने कभी भी अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। रघुवीर सहाय ने मुक्त छंद के साथ साथ छंद में भी काव्य रचना की है। जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए वे कविता की संरचना में कथा या वृत्तांत का उपयोग भी करते थे। रघुवीर सहाय की साहित्यिक कृतियाँ जो हैं वो देखिए, ये पूरा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नहीं छोड़ सकते हैं। जहाँ जहाँ मैं टिक कर रही हूँ उसी को आपको लिखना है और उसी को आपको पढ़ना है। वो छंदों का प्रयोग भी करते थे। काव्य की रचना में जीवन के अनुभव को अभिव्यक्त करते थे। कविता की संरचना में, कथा में, वृत्तांत में वो
जीवन की सारी अनुभवों को व्यक्त करते थे। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं 6 खंडों में रघुवीर सहाय रचनावली में प्रकाशित हुई, जिसमें उनकी लगभग सभी रचनाएं संग्रहित हैं। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये आपको एक पैरा इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये और एक पहला, ठीक है। तो इसे आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। चलिए अब वसंत आया काव्य परिचय देख लेते हैं। वसंत आया कविता में कवि ने प्रकट किया है कि आज का मनुष्य प्रकृति से उसका रिश्ता टूट गया है। बसंत ऋतु का आना अनुभव करने के बजाय हम कैलेंडर से जान जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आज के समय में लोग इतने बिजी रहने लगे अपने लाइफ में कि उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी ऋतु चल रही है। तो वसंत का महीना उसे कैलेंडर से पता चलता है, ना कि वो उसे महसूस कर पाता, क्योंकि वसंत में ऐसा अनुभव होता है कि वसंत ऋतु अपने आप में एक खुशबूदार महीना होता है। इसे अपने आप में आप अनुभव कर सकते हैं, परंतु आज के मनुष्य के पास इतना समय नहीं है। ऋतुओं में परिवर्तन पहले की तरह ही स्वभावत घटित होते रहते। तो ऋतुओं में तो परिवर्तन वैसे ही होते जैसे पहले होते थे, परंतु आज हम उसे अनुभव नहीं करते। पत्ते झड़ते हैं, कोपलें फूटती हैं, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, कोयल भ्रमर अपनी मस्ती में झूमते हैं, पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती। हम निरपेक्ष बने रहते हैं, तो हम कभी इन पर ध्यान नहीं देते हैं कि कहाँ पे पत्ते झड़ रहे हैं, क्यों झड़ रहे हैं, कलियाँ फूट रही हैं, कितनी सुंदर हवा बह रही है और ढाक के जंगल में नए नए फूल लग गए हैं, कोयल गाना गा रही है और भ्रमर कर रही है, या फिर जो भंवरे हैं वो भ्रमर कर रहे हैं। इन सब पे हमारी निगाह जो है नहीं पड़ती। प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवि ने देशज तद्भव शब्दों का और क्रियाओं का भरपूर प्रयोग किया है। अशोक, मदन महीना, पंचमी तिथि, नंदनवन जैसे परंपरा में रचे बसे जीवन अनुभव की भाषा ने इस कविता की आधुनिकता के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा कर दिया है। कविता में बिंबों और प्रतीकों का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। तो कविता में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसने इसे और भी ज़्यादा अच्छा बना दिया है, जिसमें ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है जो आजकल हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तद्भव शब्द, देसी तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कविता की आधुनिकता को और भी अच्छा कर देता है। तो चलिए इस काव्य की जो व्याख्या है और अर्थ है वो अब हम समझेंगे, वो मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो में पोस्ट करती हूँ। फिलहाल आज मैंने आपको कवि परिचय, रघुवीर सहाय और वसंत आया काव्य परिचय दे दिया। आप इतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके क्लास 12, धन्यवाद।